हेलो गाइस, होप यू आर ऑल फाइन। सो कोशिश की आज हमने कि आपके लिए जो इकोनॉमिक्स पोर्शन है फॉर एग्ज़ाम जो आ रहा है कमिंग 4-5 दिन में, तो उसके लिए जो होगा ये 200 बेस्ट MCQs होंगे। इसमें से आपको एटलीस्ट 5 to 6 या 7 to 8 क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। 50%, 50-60% क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलेंगे फाकी एग्जाम में, जो 10 मार्क्स है यहाँ से। तो ये हमने टॉप 200 MCQs का जो कंपाइल करके बनाए हुए हैं हर एक टॉपिक से। तो इसका पार्ट फर्स्ट आज आपके लिए लाया, पार्ट सेकंड में 100 कवर करेंगे। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ज़रूर देखना एग्जाम से पहले, फिर आके देखना कि इसमें से आए या नहीं आए, वो आप बाद में बोलोगे। सो शुरू करते हैं डायरेक्ट, ताकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो, डिस्कशन इतनी ज़्यादा नहीं होगी, डायरेक्ट MCQs होंगे। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है फाइनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है इनमें से? तो देखते हैं हमारे पास कौन है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। जेम, नीज, माल्थस, रिकार्डो या एडम स्मिथ। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोलते थे? एडम स्मिथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अमृता सिन, जो अमृता सिन थी वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू, उसने किस चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की? कौन सी फिजिक्स में, वो कौन सी इकोनॉमिक्स में? मॉनेटरी, वेलफेयर, इकोमेट्रिक्स या डेवलपमेंट? तो उन्होंने ज़्यादा काम किया किस में? उन्होंने काम किया वेलफेयर इकोनॉमिक्स में। तो याद रखना ये इंडिया से थी, इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है सिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द टर्म इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, इन टर्म्स को जिसने दिया उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था रगनर फ्रिश। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। व्हेन देयर इज एन इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ए स्पेसिफिक कंट्री, अगर एक स्पेसिफिक कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी पे असर पड़ रहा है ड्यू टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, वहाँ से चीज़ें आएंगी, यहाँ से बाहर जाएंगी, देन सच इकोनॉमी इज कॉल्ड, उसे कौन सी इकोनॉमी बोलते हैं? क्लोज्ड, ओपन, एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल? तो उसे हम बोलते हैं ओपन इकोनॉमी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following is the characteristic of laissez faire system? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। लेजर फेयर का मतलब होता है जब गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, तो वो लेजर फेयर सिस्टम होता है। वहां पे नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, दैट मीन्स वहां पे कैपिटलिस्टिक होती है इकोनॉमी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए क्लोज्ड इकोनॉमी इज वन, क्लोज्ड इकोनॉमी वो है विच क्लोज्ड इकोनॉमी कौन सी होती है? डज नॉट ट्रेड विद अदर कंट्री, डजंट पोजेस एनी इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट, डजंट हैव एनी कोस्टल लाइन, ये इज नॉट ए मेंबर ऑफ UNO। तो क्लोज्ड इकोनॉमी आपके पास होती है जो दूसरों के साथ ट्रेड नहीं करती। ये भी अभी बोला आपको कि लेजर फेयर टर्म जो है ये होती है जहाँ पे गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट ना हो। तो वो कौन सी इकोनॉमी होती है? कैपिटलिस्टिक, जहाँ प्राइवेट का ज़्यादा जोर होता है। तो याद रखना 7 का क्या आएगा? ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक्स को कहा था साइंस ऑफ वेल्थ। तो किसने कहा था साइंस ऑफ वेल्थ इकोनॉमिक्स को? तो उनका नाम था एडम स्मिथ, जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस, अगर नेचुरल प्रोसेस से कोई कमोडिटी प्रोड्यूस हो रही है, जैसे हमारे पास कोई क्रॉप है, कुछ है, दैट्स कॉल्ड, उसे कौन सी सेक्टर बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी में हम उसे नहीं बोलते। सेकेंडरी सेक्टर जो होता है मैन्युफैक्चरिंग, टर्शियरी सेक्टर जो होता है वो सर्विसेज के साथ डील करता है। तो आंसर रहेगा प्राइमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिफाइंड रेंट, रेंट को किसने कहा था? एज ए पोर्शन ऑफ द पोर प्रोड्यूस ऑफ अर्थ, का एक छोटा सा वो हिस्सा होता है, प्रोडक्शन होती है जहाँ से इट इज़ पेड टू लैंडलॉर्ड, को हम देते हैं फॉर द यूज़ ऑफ ओरिजिनल एंड इनडिस्ट्रक्टेबल पावर ऑफ सॉइल, हम उसे यूज़ करते हैं, उसके लिए जो उसको दिया जाता है उसे रेंट बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दिया था रिकार्डो ने, रिकार्डो रेंट थ्योरी है अकॉर्डिंग टू दिस। तो ये आप देख लेना, वहाँ पे एक्सप्लेनेशन कम ही यहाँ पे होगी। उसके बाद द टर्म ओक्योनोमिया, ओकोनोमिया टर्म जो थी ये ग्रीक वर्ड था, याद रखना ये ग्रीक वर्ड था ओकोनोमिया। तो जहाँ से आपको ओकोनोमिया इकोनॉमिक्स टर्म जो होती है वो इसी वर्ड से निकली है। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है
हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ए पार्ट हाउस होल्ड मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेम द फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज इन द इकोनॉमिक्स। पहला इंडियन जिसे नोबेल प्राइज मिला इकोनॉमिक्स में, उनका नाम था अमृता सेन, जिन्होंने वेलफेयर इकोनॉमिक्स में काफी अच्छा काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, Which of the following will not be traded in the commodity market? कॉमोडिटी मार्केट में कौन सी चीज ट्रेड नहीं कर सकते? तो कॉमोडिटी मार्केट जो होता है वहां पे आप कॉमोडिटीज कर सकते हो, क्रूड ऑयल कर सकते हो, सिल्वर कर सकते हो, गोल्ड, वहां पे आप करेंसी को ट्रेड नहीं कर सकते। तो इसका आंसर रहेगा करेंसी। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स आर क्रिएटेड बाय। स्पेशल ड्राइंग राइट्स कौन देता है? क्या वो वर्ल्ड बैंक देता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? तो वो देता है हमें IMF। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल राइट्स जो होते हैं वो ड्राइंग राइट्स IMF देता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल्थुसियन थ्योरी ये किससे रिलेटेड होती है? इनमें से किस? पोवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, डिजीज या पॉपुलेशन? तो माल्थियन थ्योरी जो है वो पॉपुलेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मार्केट इकोनॉमी इज वन। मार्केट इकोनॉमी वो होती है जिसके अंदर क्या चीज होगी? जिसके अंदर फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट कंट्रोल, जहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता उसे हम बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी। तो वो इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेशनल इनकम अकाउंटिंग द स्टडी ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर एट इंटायर। वो नेशनल इनकम अकाउंटिंग जिसमें हम इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ते हैं वो कौन सी होती है? तो उसे बोलते हैं हम इकोनॉमी। उसे क्या बोलते हैं? इकोनॉमी। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट मींस, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है जितना हमारे पास रिसेप्ट आई ओवर द टोटल एक्सपेंडिचर। हमने कितना यहाँ पे एक्सपेंडिचर, हमारा 100 रुपया खर्चा हो गया और उस पे हमें इनकम कितनी आई। अगर 100 रुपया खर्चा हो गया और हमें इनकम वहाँ से 200 आ रही है, दैट मीन्स 100 रुपया हमें वहाँ पे क्या हो रहा है? 100 रुपीज़ हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है। तो टोटल रिसेप्ट्स, टोटल 200 आया माइनस टोटल एक्सपेंडिचर 100, दैट्स कॉल्ड एज प्रॉफिट। उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। 18 का आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू। जो नेशनल इनकम होती है फैक्टर कॉस्ट पे, वो किसके बराबर होती है? तो वो बराबर होती है हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट। उसमें से जब इनडायरेक्ट टैक्सेस निकाल देते हैं और जब यहां से गवर्नमेंट जो होती है सब्सिडी देती है उसको प्लस करते हैं तो वो नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट निकलती है। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज द मनी मेजर ऑफ। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट किसका मनी मेजर होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होती हैं एक इकोनॉमी के अंदर, वो होती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। याद रखना, जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी, दैट्स कॉल्ड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मींस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि मनी वैल्यू ऑफ द टोटल नेशनल प्रोडक्शन इन ए गिवन पीरियड। एक पीरियड के अंदर, एक साल के अंदर कितनी नेशनल इनकम वहां से प्रोड्यूस्ड हुई इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट्स कॉल्ड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है हमारे पास? कलेक्शन ऑफ एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम को निकालना, उसकी एस्टिमेशन निकालना, वो होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्म ग्रीन GNP इम्फेसाइज ग्रीन, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, लेकिन ग्रीन उसका मतलब ही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या मतलब होता है उसका? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो टर्म ग्रीन GNP का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेटर मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है उसकी बेटर मेजरमेंट किससे होगी? सबसे अच्छी जीडीपी से होगी, डिस्पोजल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट या पर कैपिटा इनकम? तो वो सबसे बेस्ट जो होगा वो हो हमारे पास वो 25 का क्या आंसर आएगा? डी पार्ट, दैट्स पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है फैक्टर कॉस्ट पे, वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है आपके जीडीपी में से इनडायरेक्ट टैक्स निकाल दो और सब्सिडी दे दो, दैट्स कॉल्ड जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन देते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस हम देते हैं, तो जो भी डिफरेंट सोर्सेस से इनडायरेक्ट टैक्स आएंगे वो माइनस कर दो और गवर्नमेंट यहां से सब्सिडी दी है वो प्लस कर दो इसके साथ, दैट वी गेट जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट, पर्सनल डिस्पोजल इनकम क्या होती है? ये कब मिलती है आपको? बिल्कुल आसान सा फार्मूला होता है पर्सनल डिस्पोजल इनकम का। तो वो आपको कब मिलती है? वो होती है जब आपके पास ये आपकी पर्सनल इनकम है, उसमें से जो आप डायरेक्ट टैक्स देते हो माइनस करते हो, बाकी जो बचता है आपके पास वो पर्सनल डिस्पोजल इनकम होती है। वो बराबर होती है पर्सनल इनकम, जो आपकी पर्सनल इनकम है उसमें से आप डायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दो तो यू विल गेट, आपको वहां पे मिल जाएगा पर्सनल डिस्पोजल इनकम। तो आंसर रहेगा हमारे पास फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, डेप्रिसिएशन किसके बराबर होती है? तो डेप्रिसिएशन बराबर होती है आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है उसमें से नेट नेशनल प्रोडक्ट निकाल दो तो आपको डेप्रिसिएशन मिलेगी, सिंपल सी बात है। तो ये आपकी डेप्रिसिएशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, Which of the following is deducted from the net national product at to arrive? अगर हमें नेशनल इनकम निकालनी है तो एनएनपी से क्या चीज़ माइनस करते हैं? तो नेट नेशनल प्रोडक्ट में से आप क्या माइनस करोगे? आपको नेशनल इनकम मिलेगी, तो वो आप माइनस करते हो इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो माइनस कर दो एनएनपी, यू विल गेट एनआई। Which one of the following is not included while estimating the national income through income method? जब income method से national income निकालते हैं तो कौन सी चीज़ include उसमें नहीं की जाती? वो है रेंट किया जाता है, मिक्सड इनकम भी, पेंशन भी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते। Who estimated the national income for the first time? इंडिया के लिए नेशनल इनकम को सबसे पहले किसने एस्टिमेट किया था? तो उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था दादाभाई नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is deducted from the GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से क्या चीज़ माइनस करेंगे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट मिलेगा? तो GNPP से आप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से आप क्या माइनस करते हो? तो वो आप डेप्रिसिएशन जब माइनस करोगे तभी आपको मिलेगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री, एक कंट्री के अंदर गिवन पीरियड में जो टोटल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड होती हैं वो क्या होती है हमारी? वो होती है नेशनल इनकम। एन इंडिविजुअल्स एक्चुअल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैन बी असेस्ड बाय, एक इंडिविजुअल को एक्चुअल स्टैंडर्ड हम किससे निकालते हैं उसका? तो वो निकाला जाता है उसका किस चीज़ से निकालते हैं? उसकी पर कैपिटा इनकम क्या है? उसकी इनकम पर कैपिटा इनकम से इंडिविजुअल का जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दी इनकम ऑफ इंडियन वर्किंग अब्रॉड, जो इंडिया के लोग हैं बाहर मुल्कों में काम कर रहे हैं उनकी इनकम हम किस से निकालते हैं? तो उनकी इनकम जो होती है वो निकालते हैं हम इनकम अर्न अब्रॉड, उसको उस कैटेगरी में रखा जाता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट इज ए नेशनल इनकम अकाउंटिंग रेफर्स टू, नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होती है इन नेशनल इनकम में वो क्या होती है हमारे पास? तो वो होती है हमारे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। जीएनपी में से आप डेप्रिसिएशन निकलोगे तो यू विल गेट नेट नेशनल प्रोडक्ट इन नेशनल इनकम। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ कंट्री, जो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है कंट्री में वो हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट बाय, वो किस चीज़ से हमें पता चलता है? तो वो आपको मिलता है पर कैपिटा इनकम से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ कंट्री पता चलता है।
क्वेश्चन हमारे पास है नेक्स्ट, द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम को हम निकालते हैं बाय द प्रोडक्ट मेथड। डिफरेंट मेथड होते हैं, एस्टिमेशन मेथड होता है, प्रोडक्ट मेथड होता है, तो उससे निकालते हैं। इज अदरवाइज नोन एज, उस प्रोडक्ट मेथड को दूसरे नाम से जाना जाता है, वो है इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, नेट आउटपुट, दैट्स कॉल्ड वैल्यू एडेड मेथड। तो तीनों मेथड्स आपने पढ़े होंगे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, Who among the following Indian economists have done pioneer work on national income पे उसने बहुत ज़्यादा काम किया स्टार्टिंग में, वो कौन था? वो था, उसका क्या नाम था? बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका नाम था VKRV रॉय था उनका नाम, जिन्होंने इस पे काफ़ी काम किया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, Who is known as the open market operation of, what is known as the open market operations of RBI in Reserve Bank of India को ओपन मार्केट ऑपरेशन कौन सा होता है? तो इनमें से ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है क्या बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक नहीं, ऑक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज नहीं, ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज, ट्रांजैक्शन गोल्ड। तो हम जो बोलेंगे वो हमारे पास है ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज, इट्स एन ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन ओपन मार्केट फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए वो ओपन बैंक है फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए, वो कौन सा बैंक है? वो हमारे पास है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी जिसे बोलते हैं, वो स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए। उसके बाद नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग बैंक वॉज अर्ली नोन एज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, पहले किसको बोलते थे? एंड दैट वॉज, वो किसको बोलते थे? वो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 43 का आंसर। द इंटरेस्ट रेट पॉलिसी इज ए कंपोनेंट ऑफ, जो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी है ये किस चीज़ का कंपोनेंट है? ये आपको मिलेगा, ये है मॉनेटरी पॉलिसी का, ये है मॉनेटरी पॉलिसी का कंपोनेंट है जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर आती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लॉन्ग टर्म फंड्स जो होते हैं इन कैपिटल मार्केट में कैन बी रेज्ड इधर बाय बोरोइंग सर्टेन इंस्टीट्यूशंस और थ्रू, उन लॉन्ग टर्म फंड्स को हम कैसे कैपिटल मार्केट में रेज कर सकते हैं? उसको हम रेज कर सकते हैं इशू ऑफ सिक्योरिटीज़। जब हम सिक्योरिटीज़ इशू करेंगे तो उससे हम लॉन्ग टर्म फंड्स बढ़ेंगे, लोन लेने से तो नहीं बढ़ेंगे ना, फॉरेन से लो या गवर्नमेंट से लो, नोट्स इशू करने, वो हम सिक्योरिटी इशू करेंगे तो हमारे पास फंड्स बढ़ेंगे। तो इसका आंसर रहेगा ये। मनी सप्लाई इज गवर्न बाय, मनी सप्लाई को कौन गवर्न करता है? प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या कमर्शियल बैंक? तो मनी सप्लाई को कौन कंट्रोल करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक, यानी इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इनमें से क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल नहीं है वो सेंट्रल बैंक का, वो कौन सा है? वो जो नहीं है वो क्वांटिटेटिव में आ जाता है, तो वो आपके पास है डी मॉरल सेशन, ये क्वांटिटेटिव में आता है, ये इसमें आता है क्वालिटेटिव क्रेडिट में आता है, ये क्वांटिटेटिव में नहीं। कैश रिजर्व में आता है, ये कैश रिजर्व जो है वो क्वांटिटेटिव है, मार्केट ऑपरेशन भी है, बैंक रेट भी है, ये तो है। दैट मीन्स हमारा आंसर रहेगा मॉरल सेशन, ये क्वांटिटी में नहीं आता, ये क्वालिटी में आ जाता है, तो याद रखना इसका आंसर रहेगा 4th वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज ऑथराइज टू इशू क्वाइंस, क्वाइंस को कौन इशू करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। क्वाइंस को इशू करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये नोट्स की बात नहीं कर रहा है, ये सिक्के जो होते हैं क्वाइंस। उसके बाद व्हाट डज IMF स्टैंड फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको इशू करता है, क्या नाम है इसका? स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो होते हैं। तो IMF जो है उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर RBI वॉज नेशनलाइज्ड, तो RBI किस ईयर में जाके नेशनलाइज्ड हुआ था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड वर्ल्ड बैंक, इनमें से किसको वर्ल्ड बैंक बोलते हैं? वर्ल्ड बैंक जो है वो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसी को बोलते हैं वर्ल्ड बैंक, IBRD। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है इसे पब्लिश कौन करता है? तो इसे पब्लिश करता है हमारे पास कौन? IMF ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ बैंक कैश होल्डिंग टू इट्स टोटल डिपॉजिट लाइबिलिटीज़ के अगेंस्ट जो बैंक कैश होल्ड करता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, CRR। डियर मनी क्या होता है? डियर मनी मीन्स
डियर मनी का मतलब होता है लो इंटरेस्ट रेट, हाई इंटरेस्ट रेट्स, डिप्रेशन, इन्फ्लेशन, हाई इंटरेस्ट रेट्स, उसे डियर मनी बोलते हैं। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इफ द सेंट्रल बैंक, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वांट्स टू इंकरेज एन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी, अगर सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज करना चाहता है कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे सेंट्रल बैंक बोलते हैं, एंड डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी को इट शुड, उसे क्या करना होगा तब जाके मनी सप्लाई बढ़ेगी, यानी उसको इंकरेज करना चाहता है, इंक्रीज करना चाहता है, तो उसके लिए उसको क्या करना होगा? कैश रिजर्व रेशो कम करना होगा। लोअर द कैश रिजर्व रेशो, तभी जाके सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाएगी। Next, which of the following has the sole right of issuing currency? करेंसी कौन इशू करता है इंडिया में? सिर्फ सिक्के छोड़ के, कॉइन्स को छोड़ के बाकी करेंसी जो होती है वो इंडिया में करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेंसी नोट्स अंडर, किस सिस्टम के अंडर करता है वो इशू? वो एक सिस्टम है जिसके अंडर इशू करता है, वो है फिक्स्ड मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंडर वो नोट्स इशू करता है। मॉनेटरी पॉलिसी इज मेंटेन्ड बाय, मॉनेटरी पॉलिसी को कौन मेंटेन करता है? उसको भी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इन द इकोनॉमी में, जैसे रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसकी फंक्शन नहीं होती वो, तो वो कौन सी होती है जो उसकी फंक्शन नहीं है? वो हमारे पास है कंट्रोलिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे, वो कंट्रोल नहीं करता। कंट्रोलिंग मॉनेटरी पॉलिसी करता है, डीलिंग विद द फॉरेन एक्सचेंज करता है, ये तो सारी हैं उसकी फंक्शन। एक्टिंग एज बैंकर्स ऑफ द बैंक भी इसको बोलते हैं, तो ये चीज़ नहीं करता। कैश रिजर्व रेशो एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर द टूल्स ऑफ, ये दोनों किस चीज़ के टूल्स होते हैं? ये हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, बजट के नहीं है, ट्रेड नहीं है, फिस्कल नहीं है, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स है। विच इंस्टीट्यूशन इन इंडिया एक्ट एज लेंडर ऑफ लॉस्ट, किसको लेंडर ऑफ लॉस्ट बोलते हैं? लॉस्ट रिसोर्ट, वो बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट हमारे पास है मनी मार्केट इज ए मार्केट फॉर, मनी मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पे हम शॉर्ट टर्म्स के साथ डील करें, लॉन्ग टर्म्स के साथ। सेल ऑफ शेयर्स वो किसके साथ डील करता है? शॉर्ट टर्म फंड्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर टू, ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है? उसका मतलब है परचेज, जब हम खरीदेंगे और बेचेंगे गारमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई, जब परचेज एंड सेल ऑफ गारमेंट सिक्योरिटीज, आरबीआई क्या करेगा? गारमेंट सिक्योरिटीज को सेल भी करेगा और उनको खरीदेगा भी, दैट्स कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफिसिट फाइनेंसिंग इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ, जो डिफिसिट फाइनेंसिंग है ये किसका इंस्ट्रूमेंट है? ये आपको मिलेगा फिस्कल पॉलिसी में, ये मॉनेटरी पॉलिसी में नहीं है, फिस्कल पॉलिसी में आपको डिफिसिट फाइनेंसिंग का इंस्ट्रूमेंट मिलेगा। अब फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? फिस्कल पॉलिसी इज रिलेटेड टू, फिस्कल पॉलिसी किस चीज़ से रिलेट करती है? उसका मतलब है ये नहीं गवर्नमेंट के पास कितना रेवेन्यू आया और कितना गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया, यानी रिसीविंग एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, यानी रेवेन्यू कितना आया और उसने एक्सपेंडिचर कितना किया। फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय, और फिस्कल पॉलिसी को कौन इंडिया की फॉर्मुलेट करता है? तो इसको करता है हमारे पास फाइनेंस मिनिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सिचुएशन वुड रिजल्ट इफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड द गवर्नमेंट रेवेन्यू ऑन द करंट अकाउंट में, अगर खर्चे हमारे पास एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के ज़्यादा होंगे, इतना रेवेन्यू नहीं आ रहा है, अगर उसका 100 रुपया खर्चा हो रहा है और रेवेन्यू वहाँ से आ रहा है 50 ही, तो इस वक्त वहाँ पे कौन सी डेफिसिट हो जाएगी? वहाँ पे क्या कंडीशन आएगी? तो उस वक्त आएगी कंडीशन डेफिसिट बजटिंग हो जाएगी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट नहीं है वो, तो वो हमारे पास ओपन मार्केट जो होते हैं, ये फिस्कल पॉलिसी का नहीं है, ये मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है। टैक्सेशन है, पब्लिक बोरोइंग्स है, पब्लिक एक्सपेंडिचर्स है, ये चीज़ें तो होती हैं इसमें। द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज पब्लिश्ड बाय, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया को कौन पब्लिश करता है? तो उसको पब्लिश करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन द बजट फिगर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द डिफरेंस बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसेप्ट, कितना रेवेन्यू आया, कितना खर्चा हुआ, उसमें जो डिफरेंस आती है उसको हम क्या बोलते हैं, उस डिफरेंस को हम बोलते हैं फिस्कल डिफिसिट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, WTO वाज अर्ली नोन एज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को पहले क्या बोलते थे, उसे गैट बोला जाता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेड पॉलिसी कंसिस्ट ऑफ, ट्रेड पॉलिसी में क्या चीज़ आती है, उसमें होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसी, कितना बाहर जाएगा कंट्री से, कितना कंट्री से अंदर आएगा बाहर से। देखो, ए फेवरेबल ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ ए कंट्री इम्प्लाइज, अगर फेवरेबल ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड हो रही है तो उसका मतलब क्या हो रहा है, कब हम उसे फेवरेबल बोलेंगे, जब वहाँ पे क्या होगा, जब एक्सपोर्ट्स जो होंगे वो ज़्यादा होंगे इम्पोर्ट से, यानी उस वक्त हम बोलेंगे वो बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल है। तो फेवरेबल कब बोलेंगे, एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इम्पोर्ट्स, जब हम बाहर से ज़्यादा चीज़ें लाएंगे तो उस वक्त हमारे पास फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड तभी होगा जब इम्पोर्ट्स और जब बाहर से चीज़ें आएंगी ज़्यादा, किससे, अगर इंपोर्ट ज़्यादा होगा एक्सपोर्ट तो उसको नहीं बोलेंगे, जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, हम बाहर से यहाँ से ज़्यादा प्रोडक्शन करके बाहर भेज रहे हैं, दैट मीन्स हमारी बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो फेवरेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन, दो चीज़ों में डिफरेंस होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, किन दो चीज़ों में डिफरेंस होता है, कितना एक्सपोर्ट हुआ, कितना इंपोर्ट हुआ। बार्टर सिस्टम क्या होता था, बार्टर सिस्टम पहले होता था, बार्टर सिस्टम किसे बोलते थे, बार्टर सिस्टम जो था वो था गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करना, यहाँ पे मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती थी। कंट्रीज बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अनफेवरेबल, कब अनफेवरेबल होगी, अभी बोला कि अनफेवरेबल तब होगी तो जब आपके पास इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे एक्सपोर्ट्स से, जब आप बाहर से चीज़ें लाना ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी, यहाँ कुछ प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो आप एक्सपोर्ट कम करोगे तो आप क्या हो जाओगे, उस वक्त हमारी बैलेंस ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल में चली जाएगी। द डिफरेंस बिटवीन द विजिबल एक्सपोर्ट एंड विजिबल इंपोर्ट, इन दो के बीच में जो डिफरेंस होती है उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। लॉरेंस कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉरेंस कर्व शो, लॉरेंस कर्व आपको क्या चीज़ बताता है, तो लॉरेंस कर्व के अंदर आपको मिलेगी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, वो आपको इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताएगा। When too much money is chasing too few goods, बहुत ज़्यादा पैसा दे के आपको थोड़ी सी चीज़ें मिलेंगी, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इन्फ्लेशन, यानी प्राइसेस बढ़ गई हैं, तभी तो आप 500 दे रही हो, तो वो जो आपको आज ऑयल का कैन था जो 500 में मिलता था वो आज 900 में चला गया, यानी पैसा बहुत देती हो, चीज़ तो वही मिल रही है, दैट्स मीन इन्फ्लेशन हुई है वहाँ पे। द रिलेशन बिटवीन द वैल्यू ऑफ मनी एंड द प्राइस लेवल, इन दो में रिलेशन इकोनॉमी में जो होती है ये कैसी रिलेशन होती है, तो वो हमारे पास रिलेशन कैसी होती है, इनवर्स। क्यों, जब वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाएगी तो उस वक्त प्राइस लेवल कम हो जाएगा, जब कीमतें कम हो जाएगी तो वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाएगा, तो ये चीज़ याद रखना, वैल्यू ऑफ मनी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस लेवल, तो वो इनवर्स रिलेशन होती है इनमें। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन, जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो टैक्स रेट्स को क्या करना चाहिए, उस वक्त टैक्स रेट्स जो होंगी वो भी इंक्रीज हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द प्रेजेंस ऑफ बोथ हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, दोनों चीज़ों का होना, हायर इन्फ्लेशन भी और अनएम्प्लॉयमेंट भी, उस वक्त उसको हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग आउट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर, ये कौन निकालती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, तो ये आपको निकालती है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये निकालती है, जिसे पहले प्लानिंग कमीशन बोलते थे, तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट, विच कर्व्स शो इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप आपको कौन सा कर्व बोलता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये होता है फ्लिप्स कर्व। यहाँ पे आपको इन्वर्स रिलेशनशिप मिलेगी दोनों में, किस में, एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में, वो है फ्लिप्स कर्व।
इन्फ्लेशन ओकर्स व्हेन एग्रीगेट सप्लाईज, इन्फ्लेशन तब होती है जब आपकी एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वो लेस देन द एग्रीगेट डिमांड से, जब वो एग्रीगेट डिमांड से कम चली जाती है तो उस वक्त आपकी डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई एग्रीगेट उससे कम चली जाती है, तो तब आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलती है। सेम प्राइसेस प्रिवेल थ्रू आउट द मार्केट अंडर, किस कंपटीशन में आपको प्राइसेस सेम देखने को मिलेंगी? वो आपको मिलेंगी परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ पे प्राइसेस जो होती हैं वो सेम देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इस सिचुएशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्म्स होंगी प्रोड्यूसिंग सिमिलर और सारी फर्म्स जो होंगी एक ही चीज़ें प्रोड्यूस कर रही होंगी, तो उस वक्त हम उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे परफेक्ट कंपटीशन। वो क्या होगा? परफेक्ट कंपटीशन होगा। नेक्स्ट, वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का सबसे बड़ा जो एसेंशियल कंडीशन क्या होती है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट जो होते हैं वहाँ पे आपको देखने को क्या चीज़ मिलेगी? वहाँ पे आपको देखोगे प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, सारे प्रोडक्ट अलग अलग होंगे। ये चीज़ वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मोनोपोलिस्टिक जो हमारे पास कंपटीशन होता है वो मार्केट्स होते हैं उनमें मोनो प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन जो होती है वो एक फीचर होता है उनका। बायलेटरल मोनोपोली रेफर्स टू द मार्केट। बायलेटरल मोनोपोली का मतलब क्या होता है? बायलेटरल मोनोपोली का मतलब है एक सेलर और एक बायर, सिंपल सी बात, उसे बोलते हैं बायलेटरल मोनोपोली, जहां बेचने वाला भी एक, खरीदने वाला भी एक। नेक्स्ट, अंडर परफेक्ट कंपटीशन हु इज प्राइस टेकर? परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर कौन होता है? तो परफेक्ट कंपटीशन में आपको प्राइस टेकर जो होगा वो होगा फर्म। फर्म जो होती है वो वहां पे प्राइस टेकर होती है, जो उसे गवर्नमेंट बोलेगी वही प्राइस वो रखेगी। द मोस्ट डिस्टिंक्शिंग फीचर ऑफ ओलिगोपोली का सबसे बड़ा एक फीचर क्या होता है? ओलिगोपोली मार्केट सारे पढ़े होंगे आपने, तो ओलिगोपोली जो मार्केट्स होते हैं उनका फ्यूचर क्या होता है? उनका फ्यूचर होता है इंटरडिपेंडेंस, वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। 92 क्वेश्चन, परफेक्ट मार्केट सिचुएशन विल बी सिचुएटेड वेयर? परफेक्ट मार्केट सिचुएशन आपको कहाँ पे मिलती है? तो वो मिलती है आपको व्हेन लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स, जब बहुत सारे बायर्स भी होंगे बहुत सारे सेलर्स भी होंगे, वहाँ पे परफेक्ट मार्केट सिचुएशन मिलेगी। इन परफेक्ट कंपटीशन में, जो परफेक्ट कंपटीशन होता है वहाँ पे आपको क्या चीज़ मिलेगी? वहाँ पे आपको कौन सी चीज़ मिलेगी? वहाँ पे आपको डिमांड कर्व आपका परफेक्टली इलास्टिक होता है। कर्व्स भी आपको देखने होंगे कि जो कर्व्स होंगे वहाँ पे वो किस तरह से बनते हैं, ये चीज़ें वहाँ पे डायरेक्ट पूछी जाती हैं, तो ये याद रखना वहाँ का जो कर्व जो होगा वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। किसके लिए? परफेक्ट कंपटीशन में। द फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, उनके नाम याद रखना, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट ए पार्ट, 94 का ए पार्ट रहेगा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है द एवरेज कॉस्ट प्रोडक्शन फॉल्स। एवरेज कॉस्ट प्रोडक्शन आपकी गिर जाती है, तो मार्जिनल कॉस्ट प्रोडक्शन मस्ट बी, उस वक्त आपकी मार्जिनल कॉस्ट प्रोडक्शन क्या होनी चाहिए? तो वो आपकी उस दिन लेस देन एवरेज कॉस्ट। जब वो एवरेज कॉस्ट से कम होगी तभी जाके आपका एवरेज कॉस्ट जो होगी वो फॉल होगी, जब मार्जिनल कॉस्ट प्रोडक्शन आपकी लेस देन एवरेज कॉस्ट से होगी। कर्व्स देखना, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का इतना टाइम नहीं है क्योंकि हमें MCQ सीरीज़ को जल्दी कवर करना है। Which of the following curve is never U shaped? कौन सा कर्व कभी भी U shaped नहीं हो सकता? तो वो आपके पास है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व कभी भी U shape में नहीं आता। बाकी ये भी हो सकता है, ये भी, लेकिन जो C पार्ट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व कभी भी U shape नहीं होता। पेमेंट गिवन टू अदर्स, जो दूसरों को दी जाती है बाय द फर्म बाय यूजिंग देयर गुड्स, उनके गुड्स और सर्विसेज को इस्तेमाल करने के लिए दूसरों को जो हम पेमेंट देते हैं उस पेमेंट को क्या बोला जाता है? उसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि इम्प्लिसिट तो नहीं बोल सकते, बाहर जा रही है पेमेंट। नेक्स्ट, when the total product rises at an increasing rate, अगर आपका टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है तो उसे हम क्या चीज़ बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम मार्जिनल प्रोडक्ट इज राइजिंग। द प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन मीन्स
रिलेशन बिटवीन इनिशियल इनपुट और अल्टीमेट आउटपुट, हमारा इनपुट क्या है और अल्टीमेट आउटपुट क्या है, इसमें जो रिलेशन होती है दैट वी कॉल इज प्रोडक्शन फंक्शन। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट इज नोन एज, फिक्स्ड कॉस्ट को हम बोलते हैं ओवरहेड कॉस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसका दूसरा नाम जो होता है ओवरहेड कॉस्ट होता है। तो यहाँ पे आपका ये 100 MCQs जो सीरीज़ थी वो कंप्लीट होती है। तो इसी का पार्ट सेकंड जो होगा जिसमें 100 और कवर करेंगे, तो 200 MCQs जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो फा का एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए। तो इसको देखना आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे टॉपिक्स को कवर करके हम ये 200 MCQs बनाएंगे। तो जो भी इस चैनल पे नया है उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।